हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग जो है आज साइंस की मिनी मैराथन फिर से आज एक बार शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चंस है जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे जा सकते हैं, वो आज हम लोग कवर करने वाले आज की इस सेशन में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टेड है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आज जो क्वेश्चंस करने वाले बहुत ही वैरायटी वाले क्वेश्चंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों भी मिक्स रहेंगे। तो सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और टीचिंग परीक्षा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। यू मस्ट टेल योरसेल्फ, आप अपने आप को, खुद को आपको बताना है कोई बात नहीं, नो मैटर हार्ड इट इज, कितना भी हार्ड हो, भले ही कितना भी हार्ड परिस्थितियां हो, बट आप जो है बिल्कुल आप कर सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग जो शुरुआत करते हैं हमारी मंजिल की तरफ। बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो साइंस के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है वो सारे हम लोग करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। जितने भी लोग गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कर रहे हैं, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। एक बार बस मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भाई मेरी आवाज और वीडियो प्रॉपर है या नहीं। सभी लोग जो है मुझे बता दीजिए। रानी कुमारी जी बोल रही देर हो गई। हाँ जी, थोड़ी सी देर होगी, बिकॉज आप लोगों के लिए पीपीटी जो है थोड़ी अच्छी बनानी थी, इसी वजह से। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए बढ़ते पहले प्रश्न की ओर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर D2O के बारे में बोला हुआ है कि ये इसका उपयोग होता है नाभिकीय जो रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में ये जो D2O होता है इसका उपयोग कहाँ होता है बताइए मुझे। फ्यूल, ईंधन के रूप में होता है, सोर्स ऑफ ड्यूटरॉन्स मतलब ड्यूटरॉन्स के स्रोत के इसमें होता है, मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में होता है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रश्न है, 6 to 8 में पूछा गया था जीएस के पार्ट में। सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जितने भी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर करना है, 500 लाइक का टारगेट पूरा करना है, और कमेंट तो बिल्कुल ही करना है। सभी लोग मुझे आंसर्स बताएंगे क्या होता है आपका ये न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या होता है आपको पता है? न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे आप ये D2O यानी कि आपका हैवी वाटर होता है, ये हैवी वाटर होता है, भारी पानी जो होता है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस वजह से होता है आपको ये बताना है। हैवी वाटर अगर है तो क्यों इस्तेमाल हो रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत से बच्चे बी मंदक बोल रहे हैं। जी हाँ, बी मंदक जो है आपका, जो सी है मॉडरेटर, ठीक है, सी बी नहीं, सी मॉडरेटर जो है मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, हैवी वाटर कहलाता है ये। क्लियर है सभी को? चलिए, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि दो D2 है ये, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये एक आइसोटोप है, समस्थानिक है, आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का जो है ये आइसोटोप होता है D2O। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक बार और चीजें समझ लेते हैं। D2O को क्या कहा जाता है आपका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड या फिर हैवी वाटर, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी वजह से बहुत अच्छे से समझ लेना एक बात। 2H या फिर D, इसको इससे भी डिनोट करते हैं। और यहां पे जो है इसका काम क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। जब भी ये यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिविटी जो होती है प्रक्रिया, जब यहां पे जो है आपका जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट, जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में देखा था, जब बम्बार्डमेंट होता है तो उसको रोकने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है, मतलब कि हैवी वाटर का आपका इस्तेमाल होता है जो कि ड्यूटेरियम होता है। तो जाके जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है थोड़ी शांत होती है। क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो ये रहा। अगर आपका पानी अगर 1 किलो, अगर आप 1 लीटर लोगे उसका वेट करोगे, और अगर आप जो है ड्यूटेरियम वाटर लोगे तो ये ज्यादा भारी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइसोटोप को भी एक बार हम समझ लेते हैं। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप जो है जिसमें सेम नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन होते हैं उसे आइसोटोप कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर है तो इसका मतलब वो होता है कि भाई आपका जो है उसको आइसोटोप कहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम या फिर ट्राइटियम, जो ये आइसोटोप है तीनों भी, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भाई हास्य गैस है, क्या होती है आपकी हास्य गैस, यानी कि लाफिंग गैस क्या होती है आपको ये बताना है। लाफिंग गैस क्या होती है आपको बताना है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सभी के कमेंट्स मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। पूजा कुमारी जी बोल रही मेरा पेपर में आया था गलत हो गया, बट अभी मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है अभी क्वेश्चन में, अगर अगली बार पूछ लिया जाए तो। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग 500 लाइक्स के बहुत करीब है। सभी लोग 500 लाइक का टारगेट पूरे करेंगे, और जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। बी बोल रहे हैं जी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका मतलब कि आपका N2O,
N2O जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब ये क्या है कि बेसिकली ये एक एनेस्थेशिया भी होता है, एनेस्थेशिया के रूप में भी इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब भी सुन्नी दी जाती, जब आपका हो सकता है आपका बेबी हो रहा हो, ठीक है, लेबर पेन हो रहा है, बेबी हो रहा है प्रेगनेंसी के वक्त में, या फिर आप दांत का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो उस वक्त जो है ये इसका इस्तेमाल होता है। देखिए दांत के ऑपरेशन में जो है डेंटल जब सर्जरी होती है तो डॉक्टर यूज करता है, या फिर आपका जो डिलीवरी के टाइम पे जो है ये दिया जाता है। और इसी के साथ में जब भी गाड़ियों को हाई स्पीड भगाते हैं तो जाके नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है आपका N2O, इसका भी इस्तेमाल होता है, ये नाइट्रस भी होता है। ठीक है, धूम मूवी अगर आपने देखा होगा, गाड़ी स्पीड भगाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने फास्ट एंड द फ्यूरियस देखा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर बात करूं तो NO जो होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 जो होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O जो इसको हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर गलती से ये नेक्स्ट टाइम पूछ लिया हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है लाफिंग गैस है, एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल होती है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, जितने भी लोग हैं आंसर्स देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है, बोला है कि भाई सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका, ये एक बेसिक क्षारक लवण है, क्योंकि वह लवण है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये एक से अधिक या कोई भी नहीं। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर। हमने किया हुआ है इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चंस। चलिए बताइए, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है आपका। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है आपको पूछा हुआ है कि भाई ये किसका जो है आपका लवण है, क्षारक है। बोल रहा है कि ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट है मतलब यहाँ पे बेस जो है क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बेस जो है, क्षार जो है स्ट्रांग होगा तभी तो भाई दो लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं, एक मोटा है और एक छोटा सा है, तो भाई जो बड़ा है वो जीतेगा। तो अगर बेस बड़ा है, इसी वजह से इसका नाम आया है, तो इसी वजह से जो है ये बेसिक सॉल्ट होना चाहिए। मतलब वीक जो है आपका एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सी जो लोग बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सभी के आंसर जो है सही है। जो लोग सी बोल रहे हैं, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये एक मिश्रण होता है, जब अम्ल को क्षार में मिला देते हैं तो आपका लवण और पानी बनता है। एसिड प्लस बेस जो होता है आपका, वो सॉल्ट और वाटर बनता है, साथ में उष्मा बनती है। ये कौन सी रिएक्शन है, बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन कहलाती? जब एसिड को बेस में मिला देते हैं तो सॉल्ट और वाटर आपका लवण और पानी बनता है। ठीक है, चलिए ये रही आपकी पूरी रिएक्शन। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को जो है आप कार्बोनिक अम्ल यानी कि वीक एसिड के साथ में जब आप मिला देते हो तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है। आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, लवण और आपका पानी यानी कि आपका जल बनता है। क्लियर है? NaOH आपका स्ट्रॉन्ग जो है, ठीक है, प्रबल जो है आपका क्षार है, ये जो है दुर्बल आपका अम्ल है, तो दोनों को मिला दिया तो आपका सोडियम कार्बोनेट बना, जो कि एक आपका वीक जो है सॉल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, इसका और भी दूसरा नाम है, बताइए सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं या वॉशिंग सोडा बोलते हैं? जल्दी से, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट्स चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जी हाँ, उदासीकरण, न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और अब मुझे बताइए कि भाई ये क्या है, कि जब सोडियम कार्बोनेट को और क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट आता। चलिए, अब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो एसिडिक बनेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेसिक बनेगा सॉल्ट, जो भी लवण बनेगा। वीक एसिड वीक बेस है तो न्यूट्रल बनेगा, मतलब 7 का मान रहेगा इनका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक चीज देख लेते हैं, लिस्ट पूरी देख लेते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट कौन सी है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सल्फरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोनिक, पेरिक्लोरिक या फिर क्लोरिक एसिड, अगर कहीं पे भी ऐसा नाम आ गया तो समझ लीजिए ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वीक एसिड की बात आई, आपके दुर्बल जो है आपका एसिड की बात आती है तो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, वो एक दुर्बल एसिड है। सल्फरस एसिड जो होता है वो भी एक दुर्बल है। फॉस्फोरस, नाइट्रस एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, आपका सिरका, वो भी जो है आपका एक दुर्बल जो है आपका अम्ल है। और फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी काटने के बाद होता है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे और जल्दी जल्दी से लाइक का जो है आंकड़ा वो भी हमें बढ़ाना है। इसी तरह हम लोग बेस भी देख लेते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन से वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करूं, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आ गया, इसका मतलब वो एक क्षार है।
NaOH जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। KOH पोटेशियम भी स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करके रख लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये एक जो है दुर्बल जो है आपका क्षार होता है। NH3 ट्राइमिथेलामीन जो है आपका जो है एक वीक बेस है, और पायरिडीन भी वीक बेस है। तो चलिए, ये रहा आपका पूरा इंपॉर्टेंट टेबल। सारे ही लोगों को जो इसका स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर है बता दीजिएगा, और मुझे बताइए कि क्या आपको सभी को मजा आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए, निम्न में से किस धातु की जो विद्युत चालकता सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा है, मतलब मैक्सिमम किसकी है भाई सबसे ज्यादा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा है? विद्युत चालकता किसकी सबसे ज्यादा है? सोना, रजत, लोहा या फिर तांबा, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़ सके। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया, सिल्वर, रजत, बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग। जी हाँ, सिल्वर जो होता है इसकी सबसे ज्यादा जो है कंडक्टिविटी होती है, करंट कैरिंग कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते एक बार पूरा देख लेते हैं कि भाई किसकी जो है ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है आपकी, ठीक है। रजत जो चांदी होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है, 6.3 इंटू 10⁻⁷ जो है इसकी कंडक्टिविटी होती है। कॉपर की बात करूं तो उससे थोड़ी कम होती है, फिर उसके बाद गोल्ड की कम होती है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद जर्मेनियम है, सिलिकॉन, पॉलीइथिलीन जो है, उसके बाद डायमंड की जो है उसकी कम है, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक कंडक्टिविटी का चार्ट है, कम से लेके ज्यादा तक के। क्लियर है सभी को? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक चीज देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी, मतलब किसकी ज्यादा प्रतिरोधक शक्ति होती है। सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधक शक्ति होती है, जैसे मैग्नीज का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, कम से ज्यादा है ये। इसमें सिल्वर में सबसे कम होती है, 1.60 10⁻⁸ है। इससे बढ़ते 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 मतलब यहाँ पे जो है सबसे कम सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, उसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है जैसे प्रतिरोधक रेजिस्टिविटी किसकी है? मैग्नीज की है। एलॉयज की अगर बात करूं, मिश्र धातु की अगर बात करूं तो कांस्टेंट जो कॉपर और निकेल का एलॉय उसकी जो है सबसे कम होती है। उसके बाद जो नाइक्रोम होता है जैसे कि निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस, इसकी सबसे ज्यादा होती है एलॉय में। और इंसुलेटर की अगर बात करूं, ठीक है, तो ग्लास, हार्ड, रबर वगैरह जो होता है, डायमंड और पेपर है, इनकी सबसे ज्यादा होती है। ये पूरी रेंज होती है इसकी रेजिस्टिविटी की। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? वॉशिंग मशीन, जिसके जिसके घर में वॉशिंग मशीन है आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धोती है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वो किसके इस पर कार्य करता है? बताइए कौन से प्रिंसिपल पे जो है कार्य करता है, ये बताइए सभी लोग कमेंट करके। मुझे सभी के आंसर चाहिए, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके सभी लोग। चलिए, जल्दी से 500 लाइक्स के बहुत ज्यादा करीब है आप लोगों को, और 1000 लाइव हमें आज के इस सेशन में जरूर करने हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग जो आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहेंगे। जल्दी से बताइए। जी हाँ, सी बोल रहे हैं बहुत से बच्चे जो है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है आपका अपकेंद्रन जो प्रक्रिया है, ये जो सिद्धांत है उसके ऊपर काम करता है। जैसे ये वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं आपके, ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। जी हाँ, ये सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि घूम रहा है ये। जब भी घूमता है किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग, ठीक है, गोल गोल जब घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट जो है मतलब वो वाले सिद्धांत पे काम करता है। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, बॉल जो यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। दो तरीके के आपके फोर्स होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर के साइड में जो है, आउटर साइड में अगर आप कुछ चीज घुमा रहे हो, ये लड़का जो है ये बॉल घुमा रहा है ऐसे गोल गोल, तो जो बाहरी साइड में जो स्यूडो फोर्स रहेगा, जो इमेजिनरी फोर्स होता है जो कि नहीं दिखता, इमेजिनरी ही फोर्सेस है दोनों भी जो नहीं, तो वो जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है। और टुवर्ड्स द सेंटर मतलब केंद्र की तरफ जो जाने वाला फोर्स होता है वो सेंट्रीपीटल फोर्स होता है। दो तरीके के फोर्सेस आपके होते हैं। तो इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो है आपका कंसेप्ट होता है। देखिए, आप अगर पलट रहे हो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपको पता है कि पलटते वक्त जो है बाहरी साइड में आपका बल लगता है,
ठीक है, आप जो है बाहरी साइड गिरते हो, जब भी टर्निंग करते हो, गाड़ी जब टर्न करते हो, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफ्यूजन की, विसरण की बात करूं, तो आप हायर कंसेंट्रेशन से जब जो है आप जो है धीरे धीरे, अगर आपने एक बूंद शाही की डाल दी तो पूरे पानी के अंदर वो फैल जाती, तो ये डिफ्यूजन आपकी विसरण की प्रक्रिया है। और अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, जो दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑस्मोसिस वाली, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस में जो है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि भाई कम कंसेंट्रेशन से जो है ज्यादा कंसेंट्रेशन में जाना, इसको ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक सेमी परमिएबल जो है पारदर्शी झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रकार वो जो है ट्रेवल करता है। जैसे पानी जो है आपका रेजिन के अंदर, देखिए आपके जो किशमिश होता है, अगर आपने पानी के अंदर डाल दिया तो पानी किशमिश के अंदर फूल जाते हैं, देखिए किशमिश थोड़ा फूल जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाता है। और हमारा जो रूट्स वगैरह होते हैं, हमारे पेड़ों पौधे के जो रूट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं पानी, तो इसी जो है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से करते हैं। और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब हम जो समुद्र के पानी से जो है पानी को उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, प्योर वाटर बनाते हैं, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। हाई कंसेंट्रेशन से जो है हम लोग लो कंसेंट्रेशन पे जो है कर रहे हैं सोल्यूट का। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बताइए, अभी अ बस इज मूविंग, एक बस जो है सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाई ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जो है दाई ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाई ओर झुकेंगे, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं। सभी लोग जो है मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग लाइक भी करेंगे सेशन को जल्दी से, 500 लाइक्स के बहुत ही ज्यादा हम लोग बहुत करीब है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर मुझे बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सर हिंदी में बताइए। जी हाँ ठीक है, मैं हिंदी में भी बताता हूँ आपको फिजिक्स के जो कंसेप्ट है। चलिए जितने भी लोग बोल रहे हैं हिंदी में बताइए, मैं बताता हूँ। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है। आप जो जब भी आप बस से अगर आप जा रहे हो, ठीक है, बस से अगर आप जा रहे हो, बस में अक्सर आपने बैठे होंगे, टर्न अगर आप राइट टर्न कर रहे हो, राइट पलट रहे हो, राइट की तरफ आप मोड़ ही ले रहे हो गाड़ी में, तो आपका जो है क्या होगा, सीधे रास्ते पे अगर हो तो अचानक जो है अगर आप दाई ओर अगर बढ़ते हो, टर्न लेते हो, तो बताइए क्या होगा। आप जो है बेंड होंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बेंड होंगे, या फिर लेफ्ट साइड में बेंड होंगे। क्या इसका सिद्धांत है, क्या इसका आंसर है? सी बोल रहे बच्चे बहुत से जो है, बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। जी हाँ, आप जो है अगर राइट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, राइट की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल बाई की ओर झुकेंगे। चलिए देख लेते कैसा ये होता है। चलिए सबसे पहले तो इसके ऊपर सिद्धांत कौन सा लागू होता है। देखिए अगर आप जो आपकी बस अगर ऐसी पलटरी राइट टर्न ले रही है, तो आप देखिए लेफ्ट की तरफ ऐसे हो जाओगे। जब भी बस में बैठोगे, बस वाला अगर राइट पलटाएगा तो आप लेफ्ट की तरफ हो जाओगे। ये जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया जो होता है, ठीक है, इनर्शिया का जो प्रिंसिपल है, जो आपका जड़त्व का जो सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, जो कि न्यूटन ने दिया था, इसके ऊपर आधारित है कि भाई कोई भी बॉडी जो होती है हमेशा एक तो रेस्ट पे होती है, मतलब कि भाई एकदम रेस्ट पे होती है। हो सकता है वो रेस्ट पे हो सकता है अगर मूव कर रही है तो भी रेस्ट में रहेगी, या फिर मोशन में तो भी रेस्ट में रहती है। तो ये जो तीन सिद्धांत होते हैं, पहला लॉ है ये आपका न्यूटन का, ठीक है, इसके ऊपर ये पूरा आधारित है कि भाई बॉडी जो होती है हमेशा जो है आराम मतलब रेस्ट पे होती है। जब भी फोर्स उस पर एक्ट करता है तो वो क्या होता है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक फोर्स एक्ट नहीं करता उस पर। क्लियर है? चलिए तो सेकंड लॉ क्या है एक बार वो भी देख लेते। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकंड लॉ है आपका। और थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं तो थर्ड लॉ में जितना फॉर एवरी एक्शन, जितना भी आप जो है एक्शन करोगे उसके लिए उतना रिएक्शन जो है इक्वल और अपोजिट उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति सूक्ष्म वस्तुओं मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी जो चीजें होती है उनको देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है प्रकाशिक उपकरण कौन सा है। बताइए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आप इसको इस्तेमाल करते हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रोस्कोप का करोगे, स्पेक्ट्रोस्कोप का करोगे, स्टेथोस्कोप का करोगे, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं। सभी लोग मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा जो है आपका अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब माइक्रोस्कोपिक जो चीजें होती है, सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं उनको देखने के लिए जो है किसका इस्तेमाल करोगे आप लोग। चलिए सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। जी हाँ, मैं बिल्कुल आप सभी को पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप लोग सभी लोग जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिंदी में। बहुत बढ़िया।
चलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है 500 लाइक्स कर दिए। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा 1000 लाइक्स का। जल्दी जल्दी से जो लोग भी देख रहे हैं, 800 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को जो है लाइक जरूर करना है ताकि हम लोग 1000 का मार्क पहुंच जाए और 1000 लाइक भी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए सभी लोग जो है माइक्रोस्कोप ए आंसर दे रहे। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइक्रोस्कोप से जो है सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया, अलगी, जो भी जीवाणु विषाणु जो है हम लोग जो है इसकी मदद से देखते हैं। ठीक है, एटम परमाणु वगैरह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्कोप की, देखिए आपका माइक्रोस्कोप है, इसकी मदद से जो है हम लोग छोटे छोटे जो होते हैं, देखिए डीएनए, आरएनए, सारी चीजें जो है हम इसकी मदद से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम लोग देख सकते हैं, जीवाणु हो, विषाणु हो, बैक्टीरिया, आपका वायरस हो, तो ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है। इसके बाद यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्कोप की बात करूं, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये भी एक डिवाइस है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला। स्पेक्ट्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है का स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, स्पेक्ट्रम वगैरह जो होता है वो बताता है ये। इसके बाद अगर स्टेटोस्कोप की बात करूं, डॉक्टर क्या करता है? आपको जब चेक करता है, आपका दिल की धड़कनें गिनता है कि कैसी है, बराबर चल रही है, नहीं चल रही है, तो ये स्टेटोस्कोप से गैसेस वगैरह सारा चीजें चेक करता है कि भाई लंग्स बराबर काम कर रहे हैं, दिल बराबर काम कर रहा है। अगर आपका दिल आपके पास है, अगर बराबर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो इसी से चेक करता है आपका स्टेटोस्कोप के पास में। अगर किसी दूसरे को दिया होगा तो बात अलग है, बट अगर आपके पास है तो बिल्कुल वो चेक करेगा। इसके बाद अगर बात करूं स्ट्रोबोस्कोप की, ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या करता है ये जो है डिटेक्ट करता है स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ठीक है, अगर गोल गोल घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है, उसकी स्पीड, रोटेटिंग स्पीड जो होती है, ठीक है, गोल घूमने वाली जो गति होती है, आवर्तित जो गति होती है, उसको जो है गिनने के लिए, जो चाल होती है उसको गिनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं आपका स्ट्रोबोस्कोप का। क्लियर है सभी को? अब ये स्ट्रोबोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, ये सारा इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि ये इसका नाम ही वो है। ठीक है, अब ये मत बोलना इसको हिंदी में बता दीजिए करके। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों के मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। सभी लोगों को समझ आए क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप, स्ट्रेटोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्ट्रोबोस्कोप जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जो है अदिश राशि, यानी कि आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी पूछा है, दिशा नहीं है। अदिश राशि का मतलब होता है, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, बल है आपका, दाब है, त्वरण है या वेग है। जल्दी से बताइए क्या जो है इसमें से अदिश राशि है, जल्दी से बताइए। बीपीएससी का ये भी एक क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। हम लोग ज्यादातर प्रीफर कर रहे हैं कि बीपीएससी की करें, क्योंकि बीपीएससी ने जो अलग अलग डोमेन में क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो सारे ही हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी लोगों को आंसर समझ आया, इसका क्या आंसर है। जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चैट रेट कम नहीं होना चाहिए, सभी लोग आंसर्स कमेंट करेंगे और जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक भी करेंगे। लाइक कम है हमारे इस सेशन में, जल्दी से लाइक कीजिए, हमारा 1000 लाइक का टारगेट पूरा करना है। चलिए बहुत बढ़िया। प्रीति यादव जी, आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको अगर समझना है, बिल्कुल समझा है कंसेप्ट, तो आंसर कमेंट करना ही चाहिए। देखिए वो आपके खुद के लिए, ठीक है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। अब बताइए इसमें से बल है, दाब है, वेग है या त्वरण है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जी हाँ, बी बोल रहे हैं बहुत से लोग। जो दाब, प्रेशर जो होता है आपका, दाब जो होता है वो आपका एक जो है अदिश राशि है, ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती। अगर मैं बात करूं फोर्स की तो इसमें दिशा होती है। अगर मैं यहां पे सपोज ये मेरा बॉक्स है, उसको मुझे धक्का मारना है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे धक्का मारना है, तो मुझे जो है इस साइड में धक्का मारना पड़ेगा, ऐसे धक्का मारना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे पता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मेरे बल की डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी मतलब कि आपकी जो वेग है उसमें जो है हमेशा डायरेक्शन होती है, मतलब दिशा होती है, इसमें वेलोसिटी में भी दिशा होती है, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करता तो स्पीड जो थी आपकी, स्पीड जो थी इसमें दिशा नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो आप, इधर जा सकते हो। मैंने बोल दिया 100 किलोमीटर की स्पीड से तुम चले जाओ, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जाओ, तो आप चारों दिशाओं में जा सकते हो। बट जब मैं बोलूंगा कि 100 किलोमीटर की स्पीड से तुम एक काम करो कि भाई ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, पूर्व दिशा में जाओ, 100 किलोमीटर पर सेकंड की दिशा, किलोमीटर की स्पीड से आप जो है ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, तो ये होगी आपकी वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन में भी जो है आपका जो है डायरेक्शन होता है, यानी कि दिशा होती है। चलिए ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज की। अगर मैं बात करूं, जो आपकी जो सदिश राशियां होती है जिसमें दिशा होती है, वेलोसिटी आता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टॉर्क आता है, आपका लीनियर मोमेंटम आता है, ठीक है।
आपको ये सारे जो है आपके बल आघूर्णन जो होता है, टॉर्क वगैरह जो है, ये सारी चीजें आती है। स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं जिसमें केवल आपका जो है इसमें केवल परिमाण पता होता है आपको, तो ये जो है आपके एग्जांपल है स्पीड है, मास है, ये सारे जो है आपके एग्जांपल है। डेंसिटी, टेम्परेचर जो है, घनत्व जो है, ताप जो है, द्रव्यमान जो है, क्लियर है, ये सारे जो है गति वगैरह आपका बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। ये देखिए आपका जो टॉर्क होता है, बहुत से बच्चों को टॉर्क नहीं पता कि टॉर्क क्या होता है। जब भी आप स्क्रू से टाइट करते हो, ठीक है, स्क्रू को टाइट करते हो इसके मदद से, तो क्या होता है, टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है आपको, जो है आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी टाइट कर रहे हो यहां पे, तो ये टॉर्क अप्लाई करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूरे ही आपके जो है बेसिकली वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज है। इसमें जो है प्रेशर भी जो है आपका इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि प्रेशर, फोर्स तो भले इसका एक डायरेक्शन है, पर प्रेशर हर एक डायरेक्शन के अंदर में काम करता है। ये जो है आपका देखिए हर एक डायरेक्शन के अंदर में काम कर रही है। यहां से भले थोड़ा सा जो है फोर्स लगा है, इसी के सिद्धांत पे जो है पूरा जो है आपका हाइड्रोलिक्स चलता है, ठीक है। जितने भी कार के ब्रेक लगते हैं ये सभी इसी प्रिंसिपल के ऊपर लगते हैं। एरोप्लेन के ब्रेक लगेंगे इसी के ऊपर लगेंगे, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एडेड इन एलपीजी? भाई एलपीजी गैस की जो विशेष गंध होती है, आपने सुना होगा, आपको अक्सर पता होगा कि आपके घर का कभी भी एलपीजी अगर लीक कर रहा है, ठीक है, रिसाव कर रहा है, तो देने के लिए इसमें जो गंध होती है, इसको देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एसीटेट मिलाया जाता है, गैरनैलिन एसीटेट, इथेनॉल मिलाया जाता है, ईस्टर मिलाया जाता है, या इथिल मार्कैप्टन मिलाया जाता है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है, और जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे जो है डी कमेंट आंसर कर रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि डी इसका सर करेक्ट आंसर है करके। इथाइल मार्कैप्टन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ जी, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका। बेसिकली आपकी जो एलपीजी होती है जिसके अंदर प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है। एलपीजी के अंदर क्या क्या होता है? प्रोपेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो सारी गैसेस होती है ये एलपीजी इसके अंदर, एलपीजी के अंदर होती है। अब इसमें जो है ये ओडरलेस, इसमें कुछ भी जो है स्मेल होती ही नहीं है, दुर्गंध नहीं होती, ना सुगंध होती है। तो हमें पता चलना चाहिए कि कहीं पे भी अगर रिसाव हो रहा है एलपीजी, क्योंकि ये ज्वलनशील जो है गैस होती है, इसी वजह से हम इसके अंदर जो है इथिल मार्कैप्टन मिलाया जाता है, मरकैप्टन जो है मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा, क्योंकि ये बहुत ब्लास्ट कर सकती है, इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि भाई इथिल मरकैप्टन जो होता है इसमें मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आती है, या फिर आप बोल सकते हो दुर्गंध आती है जब भी डिटेक्ट करने की वजह से, ठीक है। दुर्गंध आती है जब भी अगर उसमें कुछ होता है। अब बताइए ऊष्मशोषी जो है, एंडोथर्मिक ऊष्मशोषी जो है अभिक्रिया इनमें से कौन सी है? ऊष्मा जो अवशोषित होती है वो है, ऊष्मा निकलती है वो है, ताप में वृद्धि होती है वो है, या फिर प्रकाश उत्पन्न होता है वो वाली जो प्रोसेस होती है, इसको जो है आप लोग एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऊष्मा जो है आपकी शोषी किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी के बारे में पता होगा आपको, ऊष्माक्षेपी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर ऊष्मा। अब आपका जो ऊष्माशोषी होता है इसका मतलब शोषण कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? श्वासित कर रहा है, बेसिकली अंदर ले रहा है, ठीक है। तो जो भी ऊष्माशोषी होगा, ठीक है, ऊष्माशोषी मतलब क्या करेगा? श्वासन करेगा, अवशोषित करेगा उसको, ऊष्मा को। तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, इसका करेक्ट आंसर। इसका एग्जांपल भी देता हूं। अगर आप पानी बॉईल कर रहे हो, ठीक है, पानी अगर आप गर्म कर रहे हो एक पतीले के अंदर, नीचे से आपने गैस लगाई, गैस की वजह से जो है आपका पानी गर्म हो रहा है, तो इसके अंदर जो है आपकी ऊष्मा जा रही है। अंदर जाने की वजह से जो है इसको जो है ऊष्मा जो है शोषी कहते हैं, क्योंकि वो अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, इसी वजह से जो है इसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। अगर मैं ऊष्माक्षेपी की बात करता, ऊष्माक्षेपी की अगर बात करता, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, मतलब कि ये बाहर हीट देता, हीट जो है ऊष्मा को बाहर निकालता। जैसे चाय का कप है, थोड़ी देर बाद अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, चाय पीने की इच्छा है, ठंडी का मौसम है, जल्दी से आपने चाय निकाला, 2 मिनट बात की और चाय का कप आपका ठंडा हो गया। इसका मतलब इसके अंदर से जो गर्माहट थी चाय की वो पूरी निकल गई, मतलब ये ऊष्माक्षेपी है।
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी कहते हैं इसको, ये भी चीज पॉइंट ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप सभी ने जो है 1000 लाइव पूरे कर दिए हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ गया है। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है। उष्मा जो शोषी होता है, इसमें देखिए बर्फ जो होती है, बाहर की जो हीट है उसकी वजह से बर्फ कुछ देर बाद पिघलने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि ये जो है उष्मा जो है शोषी है। अगर वही आग की अगर बात करूं, आप लोग हाथ सेकते हो आग पे, तो इसका मतलब वो हीट बाहर दे रही है, तो ये जो है आपका उष्माक्षेपी होता है। क्लियर है? ये चाय का कप जो है ठंडा होता है, वो भी एक उष्माक्षेपी है, और ये जो पानी गर्म हो रहा है, पानी जो गर्म हो रहा है, ये आपका जो है उष्माशोषी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि मानव शरीर में होता है, अब मानव शरीर के अंदर क्या होता है बताइए। 70% पानी होता है, 20 से 30% पानी होता है, या 30 से 40% होता है, या 10 से 20% होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक से अधिक है या कोई भी नहीं। सभी लोगों के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जितने भी लोग जो है देख रहे हैं सेशन को, लाइक भी करना है और कमेंट में आंसर करना है। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया जी हाँ, फोटोसिंथेसिस। आरती यादव जी, फोटोसिंथेसिस भी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, उष्मा जो है शोषी रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सूर्य की जो किरण होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसी वजह से जो है ये भी प्रोसेस उष्मा जो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी आपकी जो है एक एंडोथर्मिक रहेगी। क्लियर है? एंडोथर्मिक यानी कि आपकी उष्मा शोषी रहेगी। इसका आंसर बताइए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ए बोल रहे हैं। चलिए हिंदी जो है आपका अभी भी क्वालिफाइंग है, जो 22 मार्क का रहेगा, और 8 मार्क का इंग्लिश जो है वो जो है बेसिकली दोनों भी क्वालिफाइंग होते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, अभी तक कोई नोटिस नहीं है उसके ऊपर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 70% जो है पानी होता है मानव शरीर के अंदर। मेरा जो शरीर है उसके अंदर जो है 70% पूरा पानी से भरा हुआ होता है, ज्यादातर पानी होता है। मेरे ब्रेन सेल्स हो, ठीक है, कोशिकाएं हो मेरी, या फिर मेरा जो है खून हो, वो भी पानी से बना हुआ होता है, ठीक है। मेरा दिल जो धड़कता है, ठीक है, उसके अंदर भी पानी है। मेरे हड्डियां, मसल्स, सारे के सारे जो मांसपेशियां है, ठीक है, किडनी, लीवर, सारे के अंदर पानी है। देखिए कम से कम जो पानी होता है आपके शरीर के अंदर 70% के करीबन होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रेन के अंदर 75% के करीबन वो पानी से बना होता है। सारे ही हमारे कोशिकाएं जो है, सेल्स वगैरह सारे पानी से बने हुए हैं। सारी ही हमारी शरीर के जो एक एक अंग है वो पानी से बना हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि त्वचा का रंग जो है निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। आपका जो त्वचा का रंग है, कोई होता है सांवला होता है, कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, कोई जो है नॉर्मल होता है, मीडियम होता है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? लिम्फोसाइट के द्वारा निर्धारित होता है, ल्यूकोसाइट के द्वारा होता है, मोनोसाइट के द्वारा होता है, मिलेनोसाइट के द्वारा होता है। जल्दी से सभी लोगों के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए, और जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे। 1000 लाइक हमें पूरे करने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है बोल रहे, कुछ लोग डी बोल रहे, प्रीति, सोना, रेनू, सुषमा, पूजा जी, डी सभी के आंसर्स। एक जो है सी बोल रहे हैं, शालिनी कुमारी जी। चलिए देख लेते क्या होता है। मिलानोसाइट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। मिलानोसाइट जो है, मेलानिन नाम जो है, ठीक है, मेलानिन जो नाम का कंपोनेंट है वो आपके जो है शरीर की जो एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर रिलीज करता है। इसकी वजह से आपका अगर ज्यादा मात्रा में है तो आप थोड़े जो है सावले रहोगे, काले रहोगे, ठीक है। मिलानोसाइट क्या करता है कि भाई यहाँ पे मेलानिन नाम का जो कंपोनेंट होता है वो रिलीज करता है, जो केमिकल होता है, रसायन जो होता है, इसकी वजह से जो आपका एपिडर्मिस जो है पूरा, ठीक है, एपिडर्मिस जो होता है इसमें रिलीज करता है। तो आप जो है कालापन, त्वचा का कोई काला होता है, कोई थोड़ा सावला होता है, कोई गोरा होता है, कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, तो ये इसके ऊपर निर्धारित करता है, ठीक है। ज्यादा मेलानोसाइट जो अगर है, ज्यादा ही मेलानोसाइट अगर है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा काला होगा, ठीक है। ज्यादा मेलानिन अगर निकल रहा है, बहुत ज्यादा मेलानिन है, ठीक है, मेलानिन अगर बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा डार्क होगा, मतलब ज्यादा काले कलर का होगा, उसका जो कलर है वो डार्क होगा। और कम अगर है तो वो ज्यादा गोरा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो काले काले ये जो धब्बे होते हैं, ठीक है, काले काले जो दाग होंगे यहाँ पे, उसके वजह से जो है वो पूरा जो है कलर जो है किसी का गोरा और किसी का रंग काला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भाई, विच शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? हर एक जो कोशिकाएं होती है, हर एक जो सेल होती है बॉडी की,
ठीक है, हर एक कोशिकाओं में किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? लाल रुधिर आपका कणिका होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आपके हार्मोन्स होते हैं, या फिर आपके श्वेत रुधिर जो है कणिका होती है उसके द्वारा। सभी लोग मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत से बच्चे जो है ए आंसर दे रहे हैं कि भाई रेड ब्लड सेल जो होते हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। आरबीसी जो होता है, ठीक है, आरबीसी के द्वारा जो है आपका ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो है ये इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, और आयरन क्या करता है? आपका जो ऑक्सीजन होता है पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है सभी को? आयरन की मदद से जो हेमोग्लोबिन जो है अगर आपका मेंटेन्ड है, आपके शरीर में हेमोग्लोबिन अगर कमी है, आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो मतलब आपके शरीर में लाल जो है, ठीक है, रुधिर कणिकाओं की कमी होती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। इसी वजह से जो है आपको ज्यादा जो है हेमोग्लोबिन होना चाहिए, तो आयरन होना चाहिए। आयरन की डेफिशिएंसी अगर है तो एनीमिया होता है। एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, सभी लोग लिख देंगे आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से कौन सी जो है बीमारी होती है, इसको क्या कहते हैं? कम अगर आरबीसी है इसका मतलब आयरन की कमी है, तो एनीमिया नाम की जो है बीमारी आपको होती है। चलिए, अब अगर बात करें बाकी जो है, ठीक है, श्वेत व्हाइट ब्लड सेल जो है आपकी जो है शरीर में फाइटिंग मतलब कि आपकी प्रतिरोधक शक्ति के लिए काम आते हैं। हार्मोन जो है आपकी ग्रोथ वगैरह के लिए जो है आपके शरीर के उसके लिए काम आते हैं। प्लेटलेट जो होते हैं, जब भी आपका खून जो है बहने लगता है, प्लेटलेट्स क्या होता है? जब भी डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, तो ये क्या करता है? आपके शरीर में जब भी खून कट जाता है या फिर कुछ भी कट लगता है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वहां पे जगह पे जमा होके जो है आपका जो है रक्त का थक्का जो है मतलब क्लॉटिंग कर देते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध किसका घटिया स्रोत है? सबसे घटिया स्रोत किसका है मुझे बताइए। दूध के अंदर क्या पाया नहीं जाता? ऐसे अगर मैं ये भी प्रश्न पूछ लूं आपसे तो आप बताइए। कैल्शियम नहीं पाया जाता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, या फिर एक से अधिक, या कोई भी नहीं? सभी लोग मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि क्या होता है, दूध के अंदर कौन सा घटक नहीं पाया जाता है। बताइए क्या नहीं होता है इसमें से? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट? सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है बिल्कुल टीम को बता दूंगा, वो आपके लिए बिल्कुल अरेंज करेंगे कुछ ना कुछ जो है एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो रहेगा आपके लिए, दानिश सर जो है करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए। अभी आप इस सेशन पे फोकस करिए और कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर चाहिए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग जो है बहुत ज्यादा करीब है भाई, 782 लाइक्स हो चुके हैं, हमें 1000 का आंकड़ा पार करना है। जल्दी से सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे सेशन को। चलिए, विटामिन सी बोल रहे हैं, जी हाँ, विटामिन सी आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपका दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। कैल्शियम बिल्कुल होता है, प्रोटीन होता है, केसिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन होता है, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो इसका मतलब विटामिन सी जो होता है वो नहीं होता है इसके अंदर उपस्थित। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी। और वैसे भी अगर खट्टापन अगर आ गया तो मतलब वो क्या होगा? दूध वैसे भी नहीं रहने वाला, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, एक और चीज देख लेते हैं। कैल्शियम होता है इसके अंदर, ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है आपका इसके अंदर, विटामिन डी होता है इसके अंदर में, थायामीन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है। सारी जो चीजें आपके मिल्क के अंदर इतने अलग अलग जो है न्यूट्रिएंट जो है, ठीक है, ये सारे उपस्थित होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है न्यूट्रिशन क्या होता है इसके अंदर में, ये सारे होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब बताइए किस तापमान पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, कि भाई दोनों ऐसा कौन सा तापमान है जहां डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेम होते हैं, सेम पैमाने पे मेल खाते हैं। 0 डिग्री पे होता है, 10 डिग्री पे होता है, 40 पे होता है, -40 पे होता है। बताइए कौन से डिग्री पे जो है सेम होता है? सभी लोग जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर में कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, चलिए जी हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं 40, कुछ लोग -40 बोल रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे को। चलिए जी हाँ, सी बोल रहे हैं -40, सी जो इसका करेक्ट आंसर है। अब क्यों है -40 के ताप पे जो है दोनों का टेम्परेचर क्यों सेम होता है, एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। सेल्सियस, देखिए 3 तरीके की स्केल होती है। एक अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई स्केल, ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई इकाई के अंदर जो है केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका, टेम्परेचर, आपका ताप को जो है गिनने का। दूसरा जो होता है डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तीसरा होता है डिग्री केल्विन होता है। डिग्री जो है फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन हमने बात कर लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एफ से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, एफ से डिनोट किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब इसमें केल्विन तो चलो ठीक है, डिग्री में जब भी मैं 273 ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं तो ये -40 पे सेम होते हैं। अब इसका फॉर्मूला एक होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है इज इक्वल टू सी डिग्री सेल्सियस इंटू जो है 5/9/5 है, 9/5 प्लस 32 जो होता है, ये पूरा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। जब भी आपको डिग्री सेल्सियस पता हो तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलाव कर सकते हो, आप वो जान सकते हो कितना टेम्परेचर है। अगर फ़ारेनहाइट पता है तो डिग्री सेल्सियस में कितना उसका तापमान होगा आप वो गिन सकते हो। इसमें क्या हुआ है कि उसने पूछा है कौन से इसमें सेम है, कौन से इसमें जो है दोनों सेम होते हैं। तो अब क्या करूंगा, यहां पे अगर मैंने डिग्री सेल्सियस डाल दिया, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे डिग्री सेल्सियस अगर मैं डाल देता हूं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 अगर मैं कर देता हूं, प्लस 32 अगर मैं कर देता हूं, ये पूरा प्रोसेस, तो यहां पे जो आंसर आएगा ये -40 के करीबन आता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये -40 डिग्री पे जो है, -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सेम आएगा, ठीक है, -40 आता है। क्योंकि मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह डिग्री सेल्सियस डाल दिया तो सेम जो है टेम्परेचर हो गया दोनों भी, तो यहाँ पे जो है वैल्यू सेम रख दी मैंने, तो हमें आंसर -40 मिला है। इसी वजह से -40 होता है, ये पूरा कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिखा दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप सभी जो 1114 लाइव बच्चे हैं उसके लिए, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए, अब वर्षा की जो बूंदे होती है, वर्षा की मतलब बारिश की बूंदे, ठीक है, वर्षा रो रही है वो वाली उसकी बूंदे नहीं, ठीक है, वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोलाकार होने का कारण क्या होता है आपको ये बताना है। जितने भी वर्षा होंगे, अगर आप रो रहे हो तो आपकी बूंदों की बात नहीं चल रही, यहाँ पे वर्षा बारिश की बात चल रही है। जल्दी से सभी लोग बता देंगे कि वायुमंडलीय दबाव होता है उसकी वजह से होता है, विस्कोसिटी होती है, क्षयणता होती है आपकी उसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव होता है उसकी वजह से है, या फिर गुरुत्व या बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से होता है। सभी लोग मुझे बता देंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है कि भाई क्यों ये जो बूंदे होती है हमेशा गोल होती है। हमेशा आपने देखा होगा बारिश जब गिरती है, ऊपर से जब बारिश गिरेगी, एसिड रेन गिरे या कोई भी रेन गिरे, अम्लीय वर्षा हो, ये पूरे गोल गोल ही गिरते हैं। तो ये क्यों गिरते हैं, इसका कोई तो रीजन होगा, किस रीजन की वजह से गिरते? जी हाँ, बहुत बढ़िया, सी बोल रहे हैं बहुत से बच्चे जो है, पृष्ठ जो तनाव होता है इसकी वजह से जो है आपकी जो है बारिश की बूंदें भी जो है गोलाकार की होती है, ठीक है। इसी की वजह से जो है बारिश की बूंदें गोलाकार वजह से होती है। जो आपके जो इंसेक्ट होते हैं, कीट जो होते हैं पानी के ऊपर जो तैर पाते हैं, पानी के ऊपर जो तैर पाते हैं वो इसी वजह से है। ये कंसेप्ट जो है आपका सरफेस टेंशन वाला, सरफेस टेंशन का जो कंसेप्ट है इसकी वजह से होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि ग्रेविटी जो है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जिसकी वजह से जो है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो आपको पता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमारे ऊपर 1 एटीएम जो है, 1 एटीएम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जैसे मैं अगर अभी खड़ा हूं यहाँ पे, पर्यावरण जो पूरा प्रेशर है मेरे शरीर पे, पूरा ही प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हर एक जगह पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम का प्रेशर मेरा शरीर जो है सहन कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं विस्कोसिटी की, कि भाई कितना चिपचिपा होता है, वो विस्कोसिटी कितनी, जैसे कि तेल की थोड़ी कम होती है, पानी की सबसे ज्यादा मतलब विस्कोसिटी सबसे कम पानी की होगी, उसके बाद तेल की होगी। अगर मैं हनी की बात करूं आपका, ठीक है, आपके शहद की बात करूं सबसे ज्यादा विस्कोसिटी उसकी होगी। तो ये विस्कोसिटी होता है कितना चिपचिपापन है और कितना आसानी से वो जो फैल सकता है। अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा कोई स्लोप है, ठीक है, ऐसा कोई स्लोप है, इसके ऊपर मैं पानी की बूंद डालूंगा तो जल्दी जल्दी चली जाएगी नीचे। वही अगर मैं दूसरा अगर यहाँ पे शहद डालूंगा तो ये बहुत धीरे 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 जाएगा या फिर नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये विस्कोसिटी होती है, इसकी वजह से होता है। देखिए अब सरफेस टेंशन क्या होता है कि लिक्विड जो होता है, जो भी तरल होता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है, कि वो क्या करता है, प्रवृत्ति होती है कि वो श्रिंक होता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है। पानी जो है सिकुड़ने की कोशिश करता है और सिकुड़ने के वो चक्कर में वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है, ऐसे गोल हो जाता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो है पूरा फॉर्मूला होता है, ये सरफेस टेंशन हमेशा ड्रॉप
पानी का ड्रॉपलेट होगा तो वो हमेशा ही क्या होगा, गोल होगा, ठीक है, गोलाकार, क्योंकि वो जो है हमेशा इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो सतह से जो है उसका सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपका कोहेसिव और अडेसिव फोर्सेस होते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंटली क्या होता है, ठीक है। अगर वो जो आपके इंसेक्ट जो होते हैं, कीट वगैरह जो है पानी के ऊपर तैरते हैं, वो भी इसी वजह से होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन पानी का जो होता है इसकी वजह से होता है। निम्न में से कौन सा जो है रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बताइए। इंडिपेंडेंस के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है, फ्रीडम फाइटिंग के लिए जो है बहुत बड़ा एक प्रतीक है, कौन सा केमिकल था? ग्लूकोज, ग्लूकोज था, फर्टिलाइजर था, मेडिसिन था, सोडियम क्लोराइड था, बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी लोग बताएंगे कौन सा जो है हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रसायन था जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक था। सभी लोग जो है मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, ग्लूकोज है, कुछ लोग ग्लूकोज बोल रहे हैं, क्या ग्लूकोज नहीं बोल रहे? क्यों, खाने पीने की जरूरत नहीं थी क्या स्वतंत्रता संघर्ष करने के लिए? भाई खाने पीने की भी तो जरूरत थी, खाना नहीं खाएंगे तो कैसा होगा? ग्लूकोज नहीं मिलेगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, फैट विटामिन नहीं मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेंगे, तो थोड़ी होने वाला है। बट इसका जो करेक्ट आंसर है जो बहुत से बच्चे दे रहे हैं वो डी है, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट सत्याग्रह आपको पता है गांधी जी ने किया था, दांडी मार्च वगैरह जो है, सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था 12 मार्च से जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है स्वतंत्रता संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया था सोडियम क्लोराइड जो है, सॉल्ट सत्याग्रह। अब बताइए मानव रक्त की पीएच की वैल्यू क्या होती है? इंसान का जो खून है उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, मुझे पता है, ठीक है, बट हॉस्पिटल के अंदर। अब यहाँ पे बताइए कि इसकी जो है पीएच का मान क्या होता है? पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है पीएच के जो स्केल होती है उसका जो है मान क्या होता है? 7.36 से 7.42, 8.36 से 8.42, 6.36 से 6.42, या इनमें से कोई भी नहीं। सभी लोग मुझे जो है कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है करके। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होता है भाई, पीएच का मान कितना होता है हमारे शरीर के खून का, ठीक है। काट के देखो एक बार, अपना पीएच चेक करके देखो, थोड़ा हाथ काट के देखो या फिर थोड़ा सा उंगली में जो छेद करके देखो, उससे आपको पता चल जाएगा पीएच का मान क्या होगा। पीएच स्केल वगैरह जो है उसके ऊपर यूज करके देखो, ठीक है, जो भी हो। उसके बाद बताइए पीएच का मान जो है क्या होता है? 7.4। जी हाँ 7.4, बहुत बढ़िया। जितनों भी बच्चों ने 7.4 कमेंट किया बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग बता देंगे पीएच का मान कितना, तो 7.4 होता है। मतलब ये किस रेंज में बैठता है? ये 7.36 से लेके 7.42 की रेंज में होता है। अब हर व्यक्ति का जो है शरीर अलग अलग होता है, इसी वजह से थोड़ी रेंज अलग अलग होती है, ठीक है। किसी का थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट न्यूनतम ज्यादातर जो है आपका जो है 7.4 होता है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अलग अलग जो आपके शरीर में जो फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड जो होते हैं उसके अंदर क्या है? खून का क्या है? 7.35 से 7.4 के बीच में होता है, ठीक है। आपके आंखों में जो आंसू होते हैं जो कि एक ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी कि बोल सकते हो नमक का जो पानी के नमक के साथ जब पानी मिलता है तो आंखों के आंसू जो आते हैं उसका पीएच का मान जो है वो भी जो है आपका क्षारीय होता है, ठीक है। मतलब अगर 7 से ऊपर है इसका मतलब क्या होता है? ये क्षारीय है, यानी कि बेसिक है। क्लियर है? ये क्षारीय होता है। अगर आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, लार जो होती है, वो भी जो है आपकी थोड़ी बहुत जो है एसिडिक और इसके रेंज में आती है। देखिए अब गैस्ट्रिक जूस आपका HCl जो होता है, ठीक है, अमाशय के अंदर जो HCl है इसका पीएच का मान 1 से लेके 3 के बीच में होता है। पैनक्रियास के अंदर जो होता है आपके पैनक्रियास जूस, वो जो है थोड़े बहुत क्षारीय होते हैं। वैसे ही आपके अलग अलग जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड्स है या फिर इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उनका जो है 6 साढ़े 6 के करीबन होता है। आपकी जो यूरिन होती है, ठीक है, मूत्र विसर्जित जो होता है उसका जो है 5 से लेके 7.5 के बीच में होता है, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर जो सेरिब्रोफ्राइनल फ्लूइड है वो उसका जो है आपका क्षारीय होता है। ये भी एक ध्यान रखना है। बहुत सारे जो है आपके अलग अलग जो है बॉडी के अंदर फ्लूइड से उसमें अलग अलग पीएच का मान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सभी लोग जो है जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अगर आप रो रहे हो इसका मतलब आप जो है एक क्षार जो है रिलीज कर रहे हो अपने शरीर से, ठीक है। रो रहे हो, जिसके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब है नमक का पानी जो गिर रहा है वो जो है थोड़ा क्षारीय होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा जो होती है क्यूनिन, ठीक है, वो निम्न में से किससे प्राप्त होती है आपको बताना है। नीलगिरी के पौधे से होते, धतूरे के पौधे से, मीन प्लांट से होता है, या सिनकोना के पौधे से होता है? बताइए मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की वजह से होता है, मच्छर की वजह से होता है, ठीक है, मच्छर की वजह से होता है। अब ये मॉस्किटो जो है ये कौन सी होती है? लड़की, ठीक है, फीमेल, लड़की का चक्कर, ठीक है। फीमेल जो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस जो होता है,
इसकी वजह से जो आपका जो है मलेरिया होता है। अब इसके लिए कौन सी है, क्यूनिन नाम की जो एक दवाई होती है, तो वो किससे बनती है? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कौन से पौधे से, पेड़ पौधे से बनती है। सी बोल रहे हैं बहुत से बच्चे, सिनकोना। जी हाँ, सिनकोना जो है आपका पौधा जो होता है, ठीक है, सिनकोना जो है उसकी जो छाल होती है, उसके जो बार्क छाल होती है, ठीक है, छाल से जो है ये पूरी दवाई बनाई जाती है। डेंगू हो या फिर आपका मलेरिया हो, उससे कम होता है। और ये बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल प्लांट होता है, औषधीय प्लांट होता है, पौधा होता है, जिससे आप जो है अलग अलग बीमारियों को जो है आप ठीक कर सकते हो। क्लियर है सभी को? जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा जो है ये मलेरिया ठीक करता है। कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट्स आने चाहिए। सिनकोना प्लांट जो होता है, सिनकोना का जो पौधा होता है, वो जो है आपके मलेरिया को जो है ठीक करने के लिए काम आता है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो ये रहा, ऐसा कुछ दिखता है। इसका जो पूरा छाल होती है, इसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग जो क्यूनिन नाम की जो है दवाई बनाते हैं। क्यूनिन नाम की जो है दवाई बनाई जाती है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मलेरिया, डेंगू और आदि बहुत सारी जो बीमारियां ठीक करने के लिए। प्याज काटते वक्त आपकी आंखों में जो जलन होती है, पैदा करने वाला जो यौगिक कौन सा होता है? अब बताइए, जब भी आप प्याज काटते हो, आपने अक्सर देखा होगा, प्याज काटते हो तो आपके आंखों में आंसू आते हैं। तो वो आंसू किस वजह से आते हैं? कार्बन की वजह से आते हैं, नाइट्रोजन की वजह से आते हैं, हाइड्रोजन की वजह से आते हैं, सल्फर की वजह से आते हैं। बताइए किसके वजह से आपके आंखों में आंसू आते हैं? आंखों में नमी, विटामिन की कमी तो ठीक थी, आंखों में आंसू अगर आ रहे तो किसकी वजह से आ रहे? जल्दी से बताओ किसकी वजह से आते हैं? चलिए देखिए, अब क्या होता है जब भी ये, इसका जो करेक्ट आंसर है सल्फर। बहुत बढ़िया, जी हाँ, सल्फर जो है, जो लोग सी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। कार्बन नहीं हो सकता, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता, दो तीनों भी नहीं है। अब इसने पूछा है कि यौगिक पूछा है, यौगिक। सल्फर तो एक तत्व है, पर उसने यौगिक पूछा है। कौन सा यौगिक होता है? सल्फर से कुछ ना कुछ तो यौगिक बनता होगा, तभी जाके आपके आंखों से पानी गिरता है ना। तो अब क्या होता है, सल्फर जब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो है ऑक्सीजन है, ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर होता है, उसके साथ जब मतलब मिल जाता है, ठीक है, तो सल्फर क्या प्रोड्यूस करता है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ में जो है आपका सल्फरिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। सल्फर जब आपका H2O के साथ मिल जाएगा, तो ठीक है, सल्फरिक एसिड मतलब H2SO4 जो है ये भी प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या करता है कि इसकी जो वेपर्स होते हैं, उसके जो वाष्प होते हैं, जब आपकी आंखों में जाते हैं, तो आपकी आंख जो है क्या करती है, रिएक्शन में आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। अब जब रिएक्ट होता है, आपके आंखों में जब जाता है, तो आंसू निकलते हैं। इसी वजह से जो है ये सल्फर जो है सल्फरिक एसिड में जो है बदलता है, तो इसी वजह से आपकी आंखों में जो है इरिटेशन होता है, थोड़ा जो है पानी निकलता है। तो ये कारण है आपका। क्लियर है सभी को? तो यौगिक पूछा तो यौगिक ये है, सल्फरिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है जब सल्फर जो है आपके जब आप प्याज काटते हो तो सल्फर निकलता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, प्याज जब काट रहे हैं तो इसके में से जो सल्फर निकल रहा है, और ये भी बंदा जो है रो रहा है काटने वाला, ठीक है, इसके अंदर सल्फरिक एसिड फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉइस्चर के साथ जब वो कनेक्ट होता है तो आपके आंखों में जो इरिटेशन होता है, और आपकी आंखें जो है पानी जो है, आपके आंखों से पानी निकलता है। चलिए, अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बताइए, कीड़ा जो है पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकता है, इसके क्या रीजन हो सकता है? ड्यू टू डायनामिक लिफ्ट, क्या भाई गतिक जो जो उत्थापन होता है उसके कारण है? पानी की जो है क्षयता है उसके कारण होता है? पानी की जो पृष्ठ तनाव के कारण होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके कारण जो है ये होता है? आपको जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, जी हाँ,
सी बोल रहे सरफेस टेंशन। जी हाँ, ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है। क्लियर है सभी को? सरफेस टेंशन हमने देखा था कि जो कीड़ा होता है जो तैरता है पानी के ऊपर, हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था इस पे, तो ये किसके ऊपर तैरता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से तैरता है, ना कि डायनामिक लिफ्ट, ना कि विस्कोसिटी की वजह से। चलिए अब मुझे बताइए कि भाई और एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसका मुझे करेक्ट आंसर चाहिए सभी से। चलिए बताइए, अब इस प्रश्न का आंसर मुझे सभी से चाहिए कि भाई किस जो एंजाइम की उपस्थिति से ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो होता है, जो कि फ्रूट शुगर है, ग्लूकोज जो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ये देखिए इथेनॉल जो है बनता है, इथेनॉल में परिवर्तित होता है, आपको ये बताना है। C2H5OH जो है, जहां पे भी OH लग गया इथेनॉल है, ठीक है। C2H5 जो है वो OH जो है ये आपका इथेनॉल होता है, जो बायोफ्यूल भी है, ठीक है। आपको बताना है कि भाई ये जो है, ठीक है, इसमें परिवर्तित कौन सा एंजाइम करता है, आपको ये बताना है कि आपका इन्वोक करता है, जाइमेज करता है, माल्टेज करता है, आपका माल्टेज करता है या फिर डायटेज करता है। बताइए कौन सा जो इनमें से आपका जो है परिवर्तित करता है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज है, मतलब C6H12O6 जो है, समझ लो इसको जो है आपका इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये कौन सा जो एंजाइम होता है बताइए। इथेनॉल जो है आपका बायोफ्यूल है। आजकल जो है हम लोग जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं, तो एल्गी वगैरह जो होता है आपका, ठीक है, शैवाल वगैरह जो होता है, उसकी मदद से इथेनॉल वगैरह हम लोग जो है मतलब बना सकते हैं। तो वो इथेनॉल बनाता है और वो हमारे पेट्रोल डीजल्स में हम लोग यूज करते हैं। आजकल जो 20% इथेनॉल 30% इथेनॉल वाले फ्यूल मिलते हैं, जो कि हमारे लिए पेट्रोल और डीजल जो कमी है उसको पूरा करने में थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? B, C, A, D बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, जाइमेस होता है। बी जो इसका आंसर है वो करेक्ट है। जाइमेस नाम का जो एंजाइम होता है वो आपका मदद करता है हमेशा जब भी आपको शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है C6H12O6 जो होता है, इससे जो है आपको इथेनॉल में कन्वर्ट करने में जो है ये मदद करता है, जाइमेस नाम का एंजाइम। और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको भी रिलीज करता है। साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको क्लियर है सारे पॉइंट्स। चलिए अब अगर आगे बढ़े और भी एंजाइम्स की बात करें, आपके एंजाइम्स कहाँ कहाँ होते हैं? आपके पैनक्रिया के अंदर एंजाइम्स होते हैं। आपको पता है कि पैनक्रिया जो होता है उसके अंदर भी आपके एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। आपके स्टमक जो होता है, आपका पेट के अंदर जो अमाशय के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आपके जो माउथ जो है आपका, ठीक है, आपका जो माउथ होता है उसके अंदर भी जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे सलाइवा वगैरह जो होता है, ठीक है, अलग अलग जो है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट से, अगर आपको ग्लूकोज पे परिवर्तित करना है तो ये सारे एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज जो कि आपके सलाइवा के अंदर होते हैं, आपके थूक के अंदर होते हैं। प्रोटीन से अगर आपको अमाइनो एसिड में करना है, जो कि आपकी शरीर ये सारी चीजें आपकी शरीर आसानी से पचा सकता है, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो या फैटी एसिड हो। बट ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, ये नहीं पचा सकता। इसी वजह से ये एंजाइम जो है उनकी मदद करते हैं इसको कन्वर्ट करने में अमाइनो एसिड में। फैट जो होता है, लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइपेज जो है फैटी एसिड या फिर ग्लाइकोल में इसको कन्वर्ट करता है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। खुशबू मिश्रा जी बोल रहे मेरा करेक्ट है, वेरी नाइस, आपका अगर आंसर करेक्ट है बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज, प्रोटीन्स, प्रोटीएज, लाइपेज जो होता है फैट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते, इसका जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसका सभी लोग जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, ना कि चैट बॉक्स के अंदर। आज का ये सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए किसका प्राथमिक कार्य जो है मूत्र की जो है उत्पादन से खून से अपशिष्ट जो है पदार्थ का उन्मूलन करना होता है। आपके शरीर में जो भी वेस्ट होता है, बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए जो है, अपशिष्ट करने के लिए कौन सा जो है यूरिन के द्वारा निकालता है? बताइए, किडनी होती है, पैनक्रिया होती है, लीवर है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है? आपको बताना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। बट ये सेशन जैसे ही एंड होगा उसके बाद आपको कमेंट करना है, अभी नहीं करना है। जैसे ही मैं सेशन अभी एंड करूंगा उसके बाद आप सभी को कमेंट करना है। और आज का जो सेशन था यही तक था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किए हुए। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। आपके जो भी सजेशंस होंगे आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। आपके जो भी सजेशंस होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे चाहिए, या फिर आपको सेशन कैसा लगा या फिर दूसरा कौन सा टॉपिक लेना है। तो तब तक के लिए सभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में साइंस के, कल जो होगा 1 बजे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।
हम लोग वैसे 1000 लाइक के बहुत ज्यादा करीब है, आप लोग जो है 1000 लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। सेशन जैसे ही मैं एंड करूं वैसे ही 1000 लाइक अभी हो जाने चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल हमारे अगले सेशन में।